Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am विवेक जौहरी, योर फिजिक्स टीचर। और हम स्टार्ट करते हैं एक क्विक रिवीजन। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो मैं कल बात कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। जो लास्ट टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस टू पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लिए, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब आप देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? D है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे लिखेंगे? VA माइनस VB। सिंपली V मान सकते हो, ये वैल्यू कितनी है? V के इक्वल है। तो कहीं कहीं आपको पता होना चाहिए कि V यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू ED, या V इज इक्वल टू ED। ये फार्मूला आप कब यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, D उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, सेपरेशन है, और V क्या है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मान लिए कि E वेरिएबल है, तब आप कैसे फाइंड करेंगे? तब फाइंड करने का तरीका होगा dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करिए, dV माइनस E डॉट dr, लिमिट्स B टू A, इधर भी लिमिट्स B टू A, dV का इंटीग्रेशन V, अपर लिमिट रखेंगे V, ये समझ लिए ये कितना है, या A भी ना लिखकर आपने क्या लिखा? VA VB, VB, और ये आया आपका VA। तो ये आएगा आपका VA माइनस VB माइनस इंटीग्रेशन लिमिट्स B टू A E डॉट dr। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आप इस तरीके से करेंगे। तो एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि E नॉन जीरो है, सेपरेशन यानी dr नॉन जीरो है, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर E और dr एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ये बोर्ड ने क्वेश्चन पुटअप किया है कि E जीरो नहीं है, और साथ ही साथ dr भी जीरो नहीं है। देखिए, मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, इसको ले आता हूं यहां, dV इज इक्वल टू E डॉट dr। तो ये आएगा dV इज इक्वल टू माइनस E dr cos थीटा। इफ थीटा 90 डिग्री बट E not equal to 0, R not equal to 0, but dV means potential difference, it will be 0। ये क्वेश्चन समझने के लिए जरूरी है, 1 मार्क क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। तो क्विक रिवीजन में आप इसको याद कर सकते हो आसानी से। तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे वो भी बताया, पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे हमने ये भी बताया यहां पर, और इसके साथ साथ आप एक हेडिंग और कवर करेंगे
वो है प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और दूसरी प्रॉपर्टीज, इनको आप कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये आपको एक डेफिनेशन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, द सरफेस इफ each and every point of the surface having same potential, such surface is called equipotential surface। ऐसी सरफेस जिसके सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो, ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब इसके डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी बुक में देखिएगा, जहां जहां पर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायग्राम दिखाई दें उसको एक जगह ले आइएगा। इसके डायग्राम बोर्ड ने कई बार पुटअप किए हैं, तो आपको इसके डायग्राम्स तैयार करने हैं। फिर है प्रॉपर्टीज, एक बार या दो बार पढ़ने में ही प्रॉपर्टीज याद हो सकती हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट on the same equipotencial surface is always 0। जब सेम पोटेंशियल पर डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। ए और बी अगर सेम पोटेंशियल, ए और बी एक सेम इक्विवल सरफेस पर हैं तो उनके पोटेंशियल बराबर होंगे और डिफरेंस कितना आएगा? 0। सेकंड कह सकते हो, द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। यानी कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराने में या मूव करने में वर्क डन क्या आता है? 0 आता है। एक प्रॉपर्टीज और कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ दे डू सो देयर विल बी टू नॉर्मल्स। इट मीन्स देयर will be two direction of same electric field at the same time at same position, which is not possible। ये संभव नहीं है कि एक ही फील्ड के एक ही लोकेशन पर एक ही समय पर दो डायरेक्शन हो, ये संभव नहीं है। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज मैं यहां पे लिख देता हूं कि यहां पर कम से कम 4 प्रॉपर्टीज आप तैयार कीजिए। तो आपको आगे बढ़ रहे हैं तो पेपर सेटिंग ऐसी होगी, इसको याद करना है, यहां याद करना है आपको। अब आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Electrostatic potential energy of a system of charges is defined as the work done to bring all the charges from infinity to their respective position without acceleration। यानी सभी चार्ज को, जितने भी सिस्टम में चार्ज हैं, इनफाइनाइट, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो, वहां से उनकी अपनी पोजीशन पे लाने में जितना वर्क डन होगा विदाउट एक्सीलरेशन, उनके मोशन में किसी तरीके का कोई एक्सीलरेशन ना हो, तो वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अब आप देखिए, अगर कोई सिस्टम में कितने चार्ज हैं? 2, सेपरेशन कितना है? R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट के, हो सकता है बुक में के नहीं लगा हो, अगर के नहीं लगा है तो आप मान लिए कि वो वैक्यूम या एयर की बात कर रहा है, और आपके 1 लेके भी लिखेंगे फार्मूला तब भी बिल्कुल सही होगा। Q1 Q2 अपॉन R, ऐसा यूनिट में डील करेंगे, जूल में आएगा। Q1 Q2 को आप कूलाम में रखेंगे और प्रॉपर साइन रखेंगे, R को आप मीटर में रखेंगे, और ये वैल्यू आप जानते हैं, अगर K को 1 ले लें तो रेस्ट पार्ट कितना होगा 9 इंटू 10⁹9। तो आप वैल्यू रखेंगे तो U नेगेटिव वैल्यू में भी आ सकता है, U पॉजिटिव में भी आ सकता है। नेगेटिव है वैल्यू तो सीधी सी बात है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, यानी वर्क डन बाय द फील्ड ऑन द सिस्टम। अगर प्लस आ रही है तो यानी कि Q1 तो यहां है, Q2 को इनफाइनाइट से यहां तक आने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना होगा। तो फिजिक्स में आप जानते ही हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है। वैसे समझ लें आप, नेगेटिव आया तो अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व है, और अगर पॉजिटिव आई वैल्यू रिपल्सिव है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स इन्वॉल्व है तो इनफाइनाइट से Q2 को आने में वर्क डन खुद नहीं करना है, फील्ड के अट्रैक्शन के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही उसे वहां तक ले आएगा। और अगर मान ली प्लस आ रही है तो उसको उस फोर्स के अगेंस्ट आना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। हो सकता सिस्टम में कितने होते, 3 चार्जेस होते, तब आप कैसे लिखते वो देखिएगा। सिस्टम में अगर 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 और ये Q3, Q1 Q2 का रिलेशन कितना है, R डिस्टेंस कितना है Q1 Q2 के बीच, R12 लिखा है R12, और Q2 Q3 के बीच कितना है R23, 3 और 1 के बीच कितना है R31। तो U होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आपकी मर्जी लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन कितना है R12, ये 12 सब्सक्रिप्ट में लगा हुआ है, 12 मल्टीप्लाई में मत लगाइएगा, 12 एक नाम बता रहा है कि Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है। Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31, ये आपका आएगा। और आप इसमें चार्ज जितने भी हैं वो कैसे रखेंगे, आप विद साइन रखेंगे, वो भी कॉलम में, और डिस्टेंस का में आपका आना चाहिए मीटर में। तो मैंने कई बार देखा है कि कई स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं, डिस्टेंस जनरली मीटर में दिया नहीं होता, सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो भाई उसको आप कन्वर्ट कर दिएगा, सेंटीमीटर में तो मीटर में, मिलीमीटर में है तो भी आप मीटर में कन्वर्ट करिएगा। और ये कांस्टेंट वैल्यू आप जानते हैं, आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। अब मान लीजिए सिस्टम में 4 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 और Q4। ये डिस्टेंस कितना है R12 है, ये डिस्टेंस कितना है R23 है, ये डिस्टेंस कितना है R34 है, और ये डिस्टेंस कितना है R41 है। तो जो आप याद रखने का तरीका देखा आपने, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो उस हिसाब से आप लॉजिक लगाओगे तो ये आएगा U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34 प्लस Q4 Q1 अपॉन R41, और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे आप, गलत हो जाएगा, सभी पेयर चाहिए, यहाँ 6 पेयर बनेंगे, ध्यान रखिएगा। और ये फार्मूला बोर्ड एक बार क्वेश्चन कर चुका है कि आप फार्मूला लिखिए केवल 1 नंबर में, तो आप इस हिसाब से भी यहाँ पर देखोगे तो राउंड पूरा हो गया, लेकिन इसमें 6 पेयर्स आएंगे, यानी कि मैं और लिख रहा हूँ प्लस
एक बनेगा Q1 Q3 अपॉन R13, याद रखिएगा। एक बनेगा Q2 Q4 R34। ये आपके पास ये ब्रैकेट आप यहाँ ना ऐसे नहीं लगा के यहाँ लगा दीजिए। ये बोर्ड में आ चुका है 1 नंबर में। तो आप इस तरीके से फार्मूला ये याद कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे एक फार्मूला जो इस यूनिट में भी और आगे भी यूज होगा, और उसकी हेडिंग है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर सेम रहे, वैल्यू भी सेम रहे और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम रहे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2-4 सेम सेपरेशन की पैरेलल लाइन ड्रा कर दीजिए, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगी। एरो लगा दिए, डायरेक्शन को शो करेगा, और सेपरेशन सेम रखेंगे तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। देखिएगा, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। इनसाइड, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप पूरा कर लीजिएगा। इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये न्यूमेरिकल बेस्ड हेडिंग है। कहने का मतलब है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। यहां से एक प्लस Q चार्ज U वेलोसिटी से एंटर करता है A पर और B तक पहुंच जाता है। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? V हो जाती है, और ये सेपरेशन है D। अगर ये प्लस Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग एक्सेलरेट होगा। अगर ये माइनस Q है तो ऑपोजिट टू द फील्ड एक्सेलरेट होगा, मतलब दौड़ेगा, मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस अगर चार्ज, टेस्टिंग चार्ज रखते हैं आप, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द फील्ड लगता है, और अगर आप माइनस Q, माइनस नेगेटिव टेस्टिंग चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स ऑपोजिट टू द फील्ड लगता है। तो यहां पर मैं V को लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू रूट U स्क्वायर प्लस 2QV अपॉन M आएगी, जहां M इस चार्ज का मास है, V A और B के बीच, देखिए वेलोसिटी का V को मैंने घुमा दिया है, ये V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। D की टर्म में ना लिखकर आपको पता होना चाहिए V का मतलब क्या होगा। मैं आपको यहां लिख देता हूं, E इंटू D होगा। फिलहाल V पोटेंशियल डिफरेंस है, Q चार्ज है, U इनिशियल वेलोसिटी जब उसने एंटर किया A पर वेलोसिटी, और M क्या है? उसका चार्ज पार्टिकल का मास है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। इसमें एक कंडीशन, इफ U इज इक्वल टू 0, इसका सीधा मतलब है कि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, A पर रेस्ट से स्टार्ट करता है मोशन, तब यही फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? V इज इक्वल टू रूट 2QV अपॉन M हो जाएगा। ये भले ही ये यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये हेडिंग न्यूमेरिकल बेस्ड है, यानी प्रॉब्लम कहीं आपको दिखती है तो आप ये फाइंड कर सकते हो। इसके साथ ही साथ गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो। तो K कितनी आएगी? मैं K लिख रहा हूं, कायदे में ये क्या है? KF माइनस K इनिशियल है, K आएगी QV, यानी कि Q चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल डिफरेंस लगाकर एक्सेलरेट कराया जाए, मतलब दौड़ाया जाए, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? Q इंटू V आएगा। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। Q कूलाम में रखेंगे, V वोल्ट में रखेंगे, और ये आंसर आपका आएगा जूल में। ध्यान रखिएगा। और यहां पर शायद इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक यूनिट और होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की,
जरूरत पड़ सकती है। इसकी वैल्यू जूल में होती है 1.6 10⁻⁻90 जूल। केमिस्ट्री अगर में आप देख रहे होगे तो उसकी जरूरत पड़ी होगी आपको। और MEV की बात करोगे 1 MEV तो 10⁻6 होता है ये, तो ये आएगा 1.6 10⁻13 जूल। जरूरत पड़ सकती है आपको। तो ये हेडिंग पूरी आपके पास क्या रही, न्यूमेरिकल बेस्ड हेडिंग है, यानी कि आप यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने बताई थी, फिर पोटेंशियल बताया, फिर ये मोशन बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग, कायदे में ये क्लास 12 के डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, तो मगर इस बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछ दिया कि आप ड्राइव करिए मान लीजिए, तो मजबूरी बन गई बोर्ड की कि उसमें आपने अगर अटेम्प्ट किया है, थोड़ा भी कुछ लिख दिया एक लाइन भी, तो अगर 2 मार्क्स का है तो आप बिना सोचे समझे उसे 2 मार्क्स दे दें। कारण केवल इतना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग डायरेक्टली सिलेबस में नहीं था। तो इस बार ये क्वेश्चन आया है, इस बार ये क्वेश्चन आया, लेकिन अल्टीमेटली फायदा आप ही लोगों का रहा। अगर बोर्ड कोई भी मिस्टेक कर दे, कभी कभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड से ऊपर दे दे, तब भी वो कहता है कि आप इस पे मार्क्स दे दीजिए, और कभी आउट ऑफ सिलेबस हो जाए तब भी आप ही का फायदा होता है। उसमें सही और गलत ना देखते हुए आपको उतने मार्क्स मिल जाते हैं जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन था। तो इस बार आया था, मैं आपको फिलहाल फार्मूला लिख देता हूं जानकारी के लिए। ये एक रिंग है, रेडियस है a, O सेंटर है, और R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है, चार्ज है Q। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फार्मूला लिखना है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 QR R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आएगा। के लगाना चाहें के लगा सकते हैं आप। अब इसमें एक कंडीशन लगा रहा हूं, एट द सेंटर, रिंग के सेंटर पर बात करूं, इसका मतलब हुआ आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ओ से पी का डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0। एक और कंडीशन लगाता हूं, इफ आर इज मच ग्रेटर देन ए, आर इस रेडियस ए के टर्म में बहुत बड़ा है, सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज, ये ऐसे ही लिख दो, अगर ये अप्रॉक्स का लगा रहा था निशान, आर स्क्वायर तो लिखना पड़ जाएगा अप्रॉक्स। अगर मैं इस वैल्यू की जगह आर स्क्वायर लिख दूं तो क्या आएगा आपका आंसर, E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन, अल्टीमेट आंसर आपका दिस इज ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, लाइक अ पॉइंट चार्ज कर दो, पॉइंट चार्ज, यानी जो पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड का फार्मूला होता है उसी तरीके से बिहेव करेगा अगर आर की वैल्यू रेडियस के कंपेयर में क्या है, बहुत बड़ी है। सेंटर पर हमने क्या कहा, आर की वैल्यू 0 है तो ई कितना आ रहा है, 0। तो फिलहाल आप इसको फार्मूला कम से कम आप लर्न कर सकते हो कि आपको बात मालूम होनी चाहिए। तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग कहां से शुरू हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फार्मूला E इज इक्वल टू अपॉन Q0। उसके बाद हम कहां चले, ड्यू टू ए Q सोर्स चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड निकालना, डायरेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, फिर हम अपने हिसाब से आगे बढ़े। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फार्मूला क्या होगा, ये स्केलर है या वेक्टर है,
टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें अलजेब्रिक सम करते हैं, पोटेंशियल नेट निकालना है, नेट पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की, इसका ई के साथ क्या रिलेशन होता है, ई यूनिफॉर्म हो तो किस तरीके से लगा सकते हो, और ई अगर वेरिएबल है तब आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। आगे बढ़े, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात की, उसके डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम से कम 4 प्रॉपर्टीज आपको सही से बिल्कुल लर्न करनी है। फिर हम आ गए आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में आ गए, उसके फार्मूले लिखे। फिर हमने एक न्यूमेरिकल बेस्ड हेडिंग लिखी कि अगर बी पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कराया जाए तो वो कितनी वेलोसिटी अचीव कर लेगा और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इसके बाद हमने तुमको बताया कि ये रिंग के कारण वैसे सिलेबस में नहीं था, लेकिन बोर्ड ने अभी पुटअप कर दिया तो उसे मुफ्त के वो नंबर अवॉइड करने पड़ गए। तो फिर अगर ये मिल जाए तो फायदा ही रहता है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन से अगर आपको मार्क्स मिलते हैं तो फिर आपका बेनिफिट ही रहेगा, आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। अगर बोर्ड थोड़ा सा ट्रैक से हटकर क्वेश्चन पुटअप करता है उसमें कभी भी आपको लॉस नहीं होता। तो मेरा कहना ऐसे याद करो। अब हम किधर मूव करना चाहते हैं क्विक रिवीजन में, हम इसको आगे बढ़ना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इस पर टॉर्क कब लगता है, इसको रोटेट करने में वर्क डन कितना होता है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इसके कारण फील्ड का फार्मूला क्या होता है, और हम गॉसेस थ्योरम से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, लास्ट हम कराएंगे कैपेसिटेंस। हो सकता है जो मैंने डिसाइड की हेडिंग्स और एनसीईआरटी में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अपना अपना तरीका है। मैंने गॉसेस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली उसको चैप्टर को ही अलग कर दिया, लेकिन कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जब शुरू करते हैं तो गॉसेस थ्योरम को कंप्लीट करते हुए पूरा कर देते हैं। ये अपना तरीका है, पहुंचेंगे हम वहीं। तो हम इस तरीके से करा रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। आप कोशिश करिए इसे जितनी जल्दी याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर के टाइम में ये याद होना जरूरी है अगर आप पेपर करना चाहते हैं अच्छा। तो अगर भैया आप क्यों नहीं अच्छा कर चाहेंगे, सभी लोग चाहते हैं पेपर अच्छा हो। तो यहाँ पर 10 की 10 या तो 9 यूनिट है आपकी, तो यहाँ पर आपके अगर हर चैप्टर का अगर आपको ये क्विक रिवीजन स्ट्रॉन्ग है तो आप मान कर चलिए कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन सही में केवल नंबर के हिसाब से 20 दिखाई देते हैं, लेकिन वो होते 30 मार्क्स के हैं। कैसे? 3 मार्क्स में भी कहीं कहीं एक एक नंबर का क्वेश्चन ऐड होता है। तो उस हिसाब से देखेंगे आप तो 1 मार्क के क्वेश्चन 20 ही नहीं होंगे, 30 तक पहुंचेंगे। अगर आप इस तरीके से करते हो और उसे याद करते हो तो 70 में से 30 केवल इसी के बिहाफ पर आ जाएंगे, यानी कि 30 मार्क्स तो आप केवल कुछ ही दिनों की तैयारी से ला सकते हैं। लेकिन बस फर्क ये है कि वो रटकर नहीं, समझकर आप उससे आगे बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आप ये याद करेंगे। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस चैनल को। कोई भी कमेंट हो आप ज़रूर दीजिएगा, आप कैसे वीडियो चाहते हैं क्लास 12th में। अगर आप मुझे कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसी तरीके के वीडियो लेक्चर आपको अपलोड करके दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।